जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। संघीय प्रणाली के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अमेरिका कैसे संघीय प्रणाली बना था एकीकरण के माध्यम से, और कनाडा कैसे संघीय प्रणाली बना था विभेदीकरण के माध्यम से। कैसे उन्होंने एक बड़े ज्योग्राफिकल एक एरिया को, बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपनी प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा। मूलतः कनाडा में उस समय 4 राज्य थे, वर्तमान में 10 राज्य हैं। ठीक है साथियों, अब हम ये देखते हैं कि भारत की जो संघीय प्रणाली है, ठीक है, वो अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक है या कनाडा के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है साथियों, वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ जब हमने वो वाला टॉपिक पढ़ा था कि संविधान के कौन कौन से प्रोविजंस हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संघीय प्रणाली है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है और कनाडा से हमने इसको अपनाया है। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे भारतीय संघीय प्रणाली क्या है, कैसे कनाडा के वो समतुल्य है, समानता दिखाती है, और अमेरिका से कैसे भिन्न है वो देखेंगे। साथियों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ, पहले एक बार और बता चुका हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, और इस आर्टिकल को एक्सप्लेन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। ठीक है साथियों, देखते हैं क्या कहना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, क्या समझाना चाहते हैं। भारत को डॉक्टर अंबेडकर ने या आर्टिकल 1 ने राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया है। इसके मतलब, इसका जो निहितार्थ है, इसका जो भावार्थ है, वो कुछ इस तरीके से है साथियों। राज्यों के जो संघ से कुछ खास बातें निकल के सामने आती हैं। राज्यों के जो संघ शब्द है, इससे 2 बातें सामने निकल के आती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसे एक्सप्लेन किया है, पहली बात यह है साथियों इसमें कि भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति या समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है साथियों, ये पॉइंट अपने आप में इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारी जो संघीय प्रणाली है वो अमेरिका से भिन्न है, और वो एकीकरण के आधार पर संघ नहीं है, बल्कि विभेदीकरण के आधार पर संघ है। क्योंकि साथियों अमेरिका से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में तो जो संघ या संघीय प्रणाली अस्तित्व में समझौते के माध्यम से आई थी। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल। और इसमें दूसरा जो भावार्थ निकलता है वो ये है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बताया था कि इस आर्टिकल से
आर्टिकल 1 से दो बातें सामने निकल के आती हैं। पहली बात यह है कि हमारा जो भारत एक संघ बना है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, अमेरिकी प्रणाली से अलग है, और राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर लें। यानी कि राज्यों के पास ये कोई स्वायत्ता नहीं है कि वो संघ से खुद को अलग कर लें। ठीक है साथियों, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारी संघीय प्रणाली में राज्य नश्वर हैं, राज्य नष्ट हो सकते हैं, केंद्र अनश्वर है, केंद्र नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, ये पूरी की पूरी भारतीय संघीय प्रणाली है। इन आर्टिकल 1 को आप इन दो पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि राज्य नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार जब चाहे तब किसी राज्य से दो राज्यों से मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त करके एक नया राज्य बना सकती है। पूरा का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र अनश्वर है, केंद्र को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र समझौते का परिणाम नहीं है। केंद्र ने प्रशासनिक सुविधा से खुद को कई राज्यों में विभाजित किया है। ठीक है, एक और थोड़ा सा पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संघ को एक्सप्लेन किया गया है क्या, उसका प्रयोग किया गया है? संघ की जगह राज्यों का संघ है, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी में मतलब जब हमारी संघीय प्रणाली एकीकरण के आधार पर नहीं बनी है, वो अमेरिकी संघीय प्रणाली से अलग है, लेकिन कनाडाई संघीय प्रणाली के समान है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कनाडाई मॉडल से समानता, या मतलब कुछ ऐसी बातें कनाडाई मॉडल में है जो मूल रूप से संघीय प्रणाली होने के कारण हमारे संविधान में या हमारी संघीय प्रणाली में भी पाई जाती हैं। तेजी से इस पॉइंट को करते हैं साथियों। सबसे पहले तो इसका निर्माण का जो तरीका है, ये एक समानता है। भारत भी उसी प्रक्रिया के तहत संघ बना है जिस प्रक्रिया के तहत कनाडा बना था। कनाडा ने एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को, क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा से छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर लिया था। तो पहली समतुल्यता ये है कि जिस तरीके से इसके निर्माण में समानता, जैसे भारत एक संघ बना है, ठीक उसी तरीके से कनाडा संघ बना था। मतलब जिस तरीके से कनाडा संघ बना है, उसी तरीके से भारत संघ बना है, अमेरिका की तरह नहीं बना है। दूसरी समानता यह है साथियों कि संघ शब्द का प्रयोग प्रमुखता से प्रयोग कनाडाई मॉडल में भी हुआ है और हमारे यहां भी हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, मतलब राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा ताकतवर है, राज्यों को केंद्र की तुलना में कम अधिकार है। ये कनाडाई मॉडल से समानता है। और आर्टिकल 1 ये दिखाता है कि भारत कैसे संघ बना है, और साथ के साथ इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें, आर्टिकल 1 ही ये भी दिखा रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली किस तरीके से अमेरिकी संघीय प्रणाली से अलग है। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। समानता कनाडा से इन आधारों पर है और अमेरिका से भिन्नता इन आधारों पर है।
बनने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, अमेरिका और भारत का संघ। ठीक है साथियों, अब एक और छोटा सा इसमें टॉपिक देख लेते हैं कि हमने संघीय सरकार को ही क्यों अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, संघीय प्रणाली को ही क्यों वरीयता दी, इसको भी देख लेते हैं। संघीय सरकार क्यों? ठीक है, इसके भी दो महत्वपूर्ण कारण हैं साथियों। एक तो देश का वृहद आकार, भारत का जो विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, और उसके बाद उस भौगोलिक क्षेत्र में भी क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह की भौगोलिक जटिलताएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय प्रणाली को ज़्यादा उपयोगी साबित समझा। दूसरा, हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने संघीय प्रणाली को अपनाया। संघीय प्रणाली, देश का बृहद आकार, जो बॉर्डर्स हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं, उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाया गया है, और जो रीजनल लेवल के इश्यूज हैं, जो क्षेत्रीय विषय हैं, उनको राज्य सरकार को सौंप दिया है। ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी बेहद महत्वपूर्ण रही एक फैक्टर संघीय प्रणाली को अपनाने में। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम संघीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं उनको तेजी से समझेंगे, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं, और साथ के साथ कुछ मैं उसका कंपैरिजन अमेरिकी संघीय प्रणाली से भी करता चलूंगा साथ के साथ। टॉपिक है संविधान की संघीय विशेषताएं। हमारे संविधान में संघीय प्रणाली से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको हम इस पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, दो स्तरों पर सरकार है। जिसको हम द्वैध राज पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, वो जो बेसिक है संघीय प्रणाली की, केंद्र स्तर पर, संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें होंगी। ठीक है, और उनको कुछ विषय सौंपे जाएंगे, जैसे केंद्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण, केंद्रीय स्तर पर जो विषय होंगे वो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। जो मैं अक्सर बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ वीडियो में, कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विषय दिए जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए आप, रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि। ठीक है, और एक सरकार होगी आपकी राज्य स्तर पर, या जिसको हम क्षेत्रीय सरकार भी बोल देते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में उसे राज्य स्तर पर सरकारें बताया जाता है, और राज्य स्तर पर जो सरकारें होंगी या जो विषय होंगे वो इसमें जो कानून बना सकती हैं या इनको जो विषय सौंपे जाएंगे वो स्थानीय महत्व के होंगे, लोकल लेवल के मुद्दे देखेंगे ये। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, जिसको हम पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी इसी का एक हिस्सा होता है। कृषि हो गया दोस्तों,
स्वास्थ्य हो गया, भूमि सुधार, यही लिख रहा हूं मैं और कुछ पॉइंट्स, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन। ठीक है साथियों, दो स्तर पर सरकार होगी, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर को जो केंद्र स्तर की सरकार को जो विषय सौंपे जाएंगे वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, रक्षा, विदेश, मुद्रा, सीमा प्रबंधन, संचार। और क्षेत्रीय राज्य स्तर की सरकार को जो विषय सौंपे जाएंगे जिन पर उसकी संप्रभुता होगी वो स्थानीय महत्व के होंगे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गए, लैंड हो गया कुछ, स्थानीय प्रशासन हो गया। ठीक है साथियों, पहली विशेषता यह है कि दो स्तरों पर सरकार होगी और सरकार लिखित संविधान के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में या अपने अपने विषयों पर संप्रभु होंगी, कानून बनाने की ताकत रखती होंगी। दूसरा इसकी विशेषता है लिखित संविधान। ये मस्ट है साथियों कि जहां संघीय प्रणाली होगी वहां पर लिखित संविधान होगा ही होगा, और इस लिखित संविधान के माध्यम से ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में को शक्तियां सौंपी जाएंगी, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां, और इन पर वो कानून बनाने की हकदार होंगी। लिखित संविधान इसेंशियल है फेडरल स्ट्रक्चर में। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, शक्तियों का विभाजन। इस लिखित संविधान के माध्यम से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियां विभाजित की जाएंगी, विषय उनको विभाजित किए जाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे सातवीं अनुसूची इसी संघीय प्रणाली से संबंधित है और शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, दो स्थितियों का जिक्र करूंगा, मूल संविधान और आज की स्थिति। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। आज का संविधान, मूल संविधान में केंद्रीय जो सूची थी उसमें 97 विषय थे और आज 100 विषय हैं इसमें, जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बनाती है। राज्य सूची, मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, आज ये विषय घटकर 61 हो गए हैं, जिन पर राज्य सरकार संप्रभु है। संविधान ने राज्य सरकारों को इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है। और तीसरी जो सूची होती है जिसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं साथियों, मूल था इसमें 47 विषय थे और आज इसमें विषय बढ़कर हो गए हैं 52। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने पार्ट से ही बन सकता है। ठीक है, ये स्थिति है। सातवीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से या संघीय प्रणाली से संबंधित है। वो ये बता रही है कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है साथियों, यहां से फिर मैं एक बार दोबारा इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि संघीय सूची में विषय बढ़ रहे हैं, समवर्ती सूची में विषय बढ़ रहे हैं, लेकिन जो राज्य सूची है उसमें विषयों की संख्या कम हुई है, 66 से 61 हुई है।
ये ऑटोमेटिकली प्रदर्शित कर रहा है कि हमारी जो संघीय प्रणाली है उसमें केंद्र सरकार ताकतवर है राज्य की तुलना में, यानी कि हमारी जो संघीय प्रणाली केंद्र की ओर झुकी हुई है। अगर समवर्ती सूची के नजरिए से देखेंगे तो अंतिम ताकत समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार को ही है। अगर समवर्ती सूची को लेकर केंद्र और राज्य में टकराहट उत्पन्न होती है तो केंद्र का कानून माना जाएगा, मतलब अल्टीमेट पावर समवर्ती सूची पर भी केंद्र को है। ये ऑटोमेटिकली इससे प्रूफ हो रहा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथी इसकी विशेषता है संविधान की ये हम अपनी संघीय प्रणाली की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है। भारतीय संघीय प्रणाली, हमने ना संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है, ना हमने न्यायिक सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत को अपनाया है, हमने संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। सबसे ऊपर हमारे देश में कौन है? सबसे ऊपर संविधान है, ठीक है। और संघीय प्रणाली के लिए ये बेहद जरूरी है। जब कभी भी विषयों को लेकर केंद्र और राज्य में टकराहट की स्थिति होती है, टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संविधान ही एक मार्गदर्शक बनता है, संविधान की सर्वोच्चता ही मार्गदर्शक बनती है कि उस टकराहट को खत्म करे, निर्णय दे कि हाँ ये विषय केंद्र का है और ये विषय राज्य का है, ठीक है साथियों। संविधान की सर्वोच्चता, और यहां से एक और डिफरेंस समझिएगा, यूएसए की जो संघीय प्रणाली है वहां पर न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत चलता है। ये डिफरेंस है हमारी संघीय प्रणाली में और यूएसए की संघीय प्रणाली में, ठीक है। पांचवा विशेषता कठोर संविधान। कठोर संविधान, और ये इसका मतलब है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, कठिन है, ठीक है। और इस संविधान संशोधन में जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें राज्यों की अहम भूमिका होती है। मैं समझाता हूं कैसे। आर्टिकल 368 के तहत दो तरीके के संविधान संशोधन होते हैं। पहला केवल विशेष बहुमत के आधार पर, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इस विशेष बहुमत में ऑटोमेटिकली आप देखिए, ये विशेष बहुमत या संविधान संशोधन तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि इसको राज्यसभा में स्वीकृति ना मिले। और ध्यान रखिएगा कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनके लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता तो उस स्थिति में चूंकि लोकसभा का आकार बड़ा होता है, निश्चित तौर पर राज्यों का जो हित है उसको राज्यों का हित उस स्थिति में कमजोर होता है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं रखा है। अलग अलग संविधान संशोधन दोनों सदनों में पारित होता है और उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत तो ऑटोमेटिकली कुछ विषयों पर होती है। तो आप ये देख सकते हैं
चाहे केवल विशेष बहुमत सही, चाहे विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति सही, दोनों में राज्यों की अहम भूमिका है। और ये स्थिति कठोर संविधान की इसलिए रखी गई है कि चूंकि साथियों हमारी जो संघीय प्रणाली है हमारी, वो पहले से ही केंद्र की ओर झुकी हुई है। अगर हम संविधान के संघीय प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को अगर जटिल नहीं बनाते, तो इस बात की पूरी आशंका थी कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को कुचल देती। अगर हम ऐसे प्रोविजंस को ही रखते जिन्हें आसानी से संशोधन किया जा सकता है विशेष बहुमत या साधारण बहुमत के माध्यम से, तो हमारी संघीय प्रणाली खत्म हो जाती। ठीक है साथियों, तो आप ये देखिए, समझिए कि कठोर संविधान ही वो प्रावधान है जो हमारे देश में संघीय प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करता है। और कठोर संविधान के माध्यम से जो संविधान संशोधन हो रहे हैं उनमें राज्यों की स्वीकृति, सहमति बेहद आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, बेहद जरूरी है। और अमेरिका, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस और समझिए कि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है और ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। हमने बीच का रास्ता अपनाया है, हमने संघीय प्रणाली से संबंधित जितने भी प्रोविजन है उनको कठोर संविधान के दायरे में रखा है, ताकि संघीय प्रणाली और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, राज्यों का जो अधिकार है, वो सुरक्षित रह सके। स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद जरूरी है संघीय प्रणाली में साथियों, कि कल को इस शक्तियों का जो विभाजन किया है संविधान ने, शक्तियों के विभाजन को लेकर कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसका फैसला कौन देगी? एक न्यायपालिका देगी, और ये न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ताकि ना वो केंद्र का पक्ष ले ना वो राज्य का पक्ष ले। वो संविधान की व्याख्या करे और उस व्याख्या में जो संविधान में मूल भाव दे रखा है उसके आधार पर व्याख्या करे। तो अक्सर ऐसा होता है, कई केसेस भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, शक्तियों के विभाजन को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का निस्तारण करता है। और ये जरूरी है कि उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, खासतौर पर स्वतंत्रता केंद्र सरकार से हो, केंद्र के दबाव में आकर कोई वो ऐसे फैसला ना दे जिससे कि राज्यों के अधिकारों को कमतर किया जाए। और यहां पे थोड़ा सा बस डिफरेंस समझिएगा, जहां अमेरिका की न्यायपालिका दोहरी है, वहीं हमारी न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अमेरिका में जो केंद्र सूची के विषय हैं या केंद्र के पास अपनी अलग एक सुप्रीम कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है। ठीक है, और राज्यों के पास एक अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है। ठीक है, जो राज्य सूची के विषयों को लेकर विवाद उत्पन्न होगा तो वो पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। केंद्र सूची के विषयों को लेकर विवाद होता है तो पहले केंद्र की हाई कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये स्थिति है अमेरिका की, इसीलिए इसको दोहरी न्यायपालिका कहा जाता है। और हमारे यहां साथियों एकहरी न्यायपालिका है। ठीक है, राज्यों के पास केवल हाई कोर्ट है, हमारे पास केवल और केवल एक सुप्रीम कोर्ट है केंद्र सरकार के पास। और राज्य सूची के विषय या कोई और अगर विवाद होता है तो ये राज्यों की हाई कोर्ट से होकर ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एकीकृत हमारी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को केंद्र और राज्य सूची के विषयों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति
होती है। ध्यान रखना है, ये अंतर है भारतीय संघीय प्रणाली और हमारी संघीय प्रणाली में। सातवीं विशेषता हम देखते हैं, द्विसदनीय। दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, ठीक है, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, और इसे कहा जाता है कि ये राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। संघ स्तर पर राज्यों की आवाज राज्यसभा बनती है, और निम्न सदन जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, ये भारत के लोगों की आवाज है। भारत के लोगों की आवाज है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, या उन भारत के लोगों की प्रतिनिधि सभा है। ठीक है साथियों, बेहद जरूरी है संघीय प्रणाली में राज्यसभा जैसे सदन का होना। ठीक है, कभी ऐसी स्थितियां अक्सर उत्पन्न होती रहती हैं कि राज्यों के अधिकारों को लेकर लोकसभा संवेदनशील रवैया नहीं अपनाती है। उस स्थिति में राज्यसभा उस कमी को पूरा करती है। ठीक है, तो ये एक इसेंशियल विशेषता है, और ये दोनों जगह पाई जाती है। अमेरिका में भी आपको उच्च सदन मिलेगा और भारत में भी उच्च सदन है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं साथियों, जो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। तेजी से मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। दो स्तर पर सरकार होगी, केंद्र और राज्य। केंद्र स्तर को में जो विषय सौंपे गए हैं सरकार को, राष्ट्रीय महत्व के हैं, ये विषय हैं, और राज्य सरकारों को स्थानीय महत्व के विषय सौंपे गए हैं, ये विषय हैं। लिखित संविधान का होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि उस लिखित संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। चूंकि संघीय प्रणाली में राज्यों का अस्तित्व केंद्र की मंशा पर निर्भर नहीं करता है, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक लिखित संविधान हो, और उस लिखित संविधान में प्रॉपरली संघीय प्रणाली से संबंधित सिद्धांत हो, ये बातें हों कि कौन कौन से विषय हैं जिन्हें राज्य सरकार टैकल करेगी, कौन कौन से विषय हैं जिन्हें केंद्र सरकार टैकल करेगी, इसके लिए और किसकी शक्तियां क्या क्या हैं, और इसी लिखित संविधान में शक्तियों का विभाजन दे रखा होता है। ठीक है, ये अनुसूचियां मैंने बताई। संविधान की सर्वोच्चता होती है। कभी कोई टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच, तो जो संविधान में लिख रखा है, संविधान की जो भावना है वो सर्वोच्च होगी। ठीक है, जो हमारे संविधान में कठोर संविधान से संबंधित जो प्रावधान है वो संघीय प्रणाली की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर संघीय प्रणाली से संबंधित जो प्रावधान है वो सब कठोर संविधान का हिस्सा हैं। ठीक है, और ये इसलिए डाला गया है हमारे संविधान में ताकि केंद्र मनमाने तरीके से राज्यों की जो ताकत संविधान ने दे रखी है संघीय प्रणाली में उसको कमजोर ना कर दे। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इस शक्तियों के विभाजन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका मुख्य तौर पर केंद्र सरकार से, क्योंकि हमारी संघीय प्रणाली में केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंस बताया कि अमेरिका में जहाँ दोहरी न्यायपालिका है, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। और ये होती क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था संसदीय प्रणाली की विशेषता है, संघीय प्रणाली की विशेषता है। जो उच्च सदन होता है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की आवाज बनती है, और लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कोई क्वेरी है उसे कमेंट करिए। जय हिंद साथियों।